स्वागत है आपका हॉर्नबिल टीवी भारत पे। 26 फरवरी को भिलाई भाविया भोले बाबा के भारत के गवाह बनेगी, जिससे बोल बम सेवा एवं कल्याण समिति द्वारा आयोजित किया जा रहा है। इस वर्ष पहली बार इसमें एक आंख और लीजर शो होगा, जो IPL शैली के प्रदर्शन के समान होगा। ये जुलूस दोपहर 2 बजे इंदिरा नगर से शुरू होगा और विभिन्न स्थानों से गुजरते हुए दुर्गा मैदान कुर्सी पर संपन्न होगा। राजनेताओं और गणमान्य व्यक्तियों को आमंत्रित किया गया है इसके लिए, जिनमें से कई ने अपनी उपस्थिति की पुष्टि की है। का पर्व है, 70वां वर्ष है। एक बड़ी तैयारी के साथ हमने अलग अलग विभिन्न प्रदेशों की झांकियां, आंध्र प्रदेश की झांकी से लेके केरल प्रदेश की झांकी से लेके उड़ीसा प्रदेश की झांकियां आ रही है, दिल्ली प्रदेश की झांकियां आ रही है। उसके बाद आप देखेंगे छत्तीसगढ़ के अंदर में 151 झांकी, विभिन्न जांजगीर है, चांपा है, बिलासपुर है, बालोद है, कवर्धा है, नांदगांव, विभिन्न जिलों से झांकियां आ रही है। तो एक अद्भुत नजारा होगा। एक बारात दिव्य बारात के रूप में आपको देखेगी और 17 फीट के राम दरबार अयोध्या का राम मंदिर आपको नजर आएगा। देवादेव महादेव की बारात में आपको भूत पिशाच राक्षस देवादेव महादेव के साथ और शिव और मां पार्वती का विवाह का एक बड़ा स्वरूप नजर आएगा। तो अद्भुत नजारे के साथ आप देखें कृष्ण लीला के रूप में भगवान कृष्ण जी मां राधा के साथ में अद्भुत नजारे के साथ नजर आएगी। तो एक अद्भुत नजारा होगा। हनुमान जी आपको सीना फाड़ के भगवान राम और सीता के दर्शन कराते हुए आपको अद्भुत नजर आएगा। बाहुबली हनुमान आगे आगे झूमते नजर आएंगे और बंदरों की टोली भी आपको झूमने के साथ में आगे पीछे होते हुए अद्भुत नजारे के साथ दिखेगी। इस बार स्पेशल क्या होगा? झांकियां आपने केरल प्रदेश की झांकियां वहाँ की काफी फेमस है, तिलकरम करके है, वो बहुत अच्छी फेमस है, उसको हम बुलवाए हैं। वो बड़े पैमाने में 35 लोग की टीम है जो अद्भुत होगी। साथ ही आप आंध्र प्रदेश की झांकी देखेंगे विजयवाड़ा क्षेत्र के, वो एक अद्भुत नजारे के साथ में आपको अघोड़ों की टीम में देवादेव महादेव नजर आएंगे। फिर हरियाणा प्रदेश की झांकियां जो एक अद्भुत नजारे के साथ में शिव परिवार ही नहीं बल्कि आप देखेंगे तेजकोट देवी देवता विभिन्न गणेश जी आपको नजर आएंगे, शिव परिवार के सामने राधा कृष्ण भगवान नजर आएंगे, राम दरबार नजर आएगा। मतलब अद्भुत नजारे के साथ में आप संतों का, महात्माओं का और भगवानों का, मतलब देवादेव महादेव की बारात में सब थे। यहाँ तक कि आप बता दें खच्चर अब घोड़े से लेके हाथी तो नहीं, लेकिन घोड़े के साथ में गधे भी नजर आएंगे। हाथी के लिए भी प्रयास किया गया, लेकिन कहीं ना कहीं आपको एक समावेश दिखेगा। अब बाबा की बारात का अनमोहक और मनमोहक दृश्य नजर आएगा। आयोजन बड़ा है, लंबे समय से आप करते आ रहे हैं, तो इसमें चैलेंज भी बड़ा आता है। आप चैलेंज में क्या? चैलेंज में तो चूंकि अनुभव है 16 वर्षों का और पूरी टीम है, सब जिम्मेदारी में हमारी माताएं बहनें की टीम अलग जिम्मेदारी है। ईथो की टीम हमने सबको बांट दिया, सबके अलग अलग चार्ज दे दिए, सबको अलग अलग जिम्मेदारी दे दी। सब अपनी अपनी टीम के साथ 100 लोगों के साथ में तैनात रहेंगे और अपनी अपनी जिम्मेदारी के साथ में जो बाहर की झांकी आ रही है उनको लेना, रुकाना, खिलाना, कार्यक्रम के बाद वापस छोड़ना, ये भी व्यवस्थाएं उन्होंने अपनी टीम के साथ में की है। तो पूरी जिम्मेदारी के साथ अनुभव इतना हो गया है, तो पूरी टीमों को संभाले भी प्रशासनिक तौर में प्रशासन का पूरा सहयोग है, हर तरह का साथ है, पूरा RTO का पूरा परिवहन का पूरा साथ है, हर तरह की ट्रैफिक व्यवस्था के साथ बैरिकेड लगा के पूरी जिम्मेदारी को निर्वहन करने का निरंतर सब लोगों के सामूहिक एक प्रयास से ये देवादेव महादेव की बारात निकलती है। और निश्चित तौर पर सबका भाव होता है और भाव विवरों के लोग परिवार से सम्मिलित होते हैं और दायित्वों का निर्वहन करते करते परिवार सहित मनमोहक झांकियों का आनंद लेते हुए सब परिवार खड़े रहते हैं। कितने बड़े आयोजन का जो है 50-60 हजार से समथिंग लोग आएंगे और कुछ बड़े भी, तो हम एक बड़ी व्यवस्थाओं के साथ चल रहे हैं, सब अच्छे से बढ़िया से। कितने बड़े आयोजन का प्रेरणा आपको कहाँ से मिला, क्योंकि आप लंबे समय से ये करवाते आ रहे हैं? जनता लोगों से मेरा विनम्र निवेदन है कि आइए देवादेव महादेव की बारात में सम्मिलित होइए और विभिन्न प्रकार की झांकियां देखिए, क्योंकि हमारे पुरान काल में हमारे पुरखे दादा दादा कैसा बाबा की बारात उस समय रही होगी, सिर्फ हम सुनते हैं लेकिन देखने का भी एक अवसर कभी नहीं मिला। कि इस कलयुग में आपको देखने का एक अवसर मिल रहा है कि देवादेव महादेव की बारात में आप सम्मिलित हो रहे हैं, भूत पिशाच राक्षस के साथ विभिन्न झांकियों का आनंद ले रहे हैं और झांकियों के साथ किस तरह की देवादेव महादेव की बारात थी, एक रूप एक स्वरूप देने का हम सब बोलबम समिति प्रयास कर रही है ताकि कुछ अच्छा बड़ा और किस प्रकार। इसीलिए हमने विभिन्न प्रदेश की झांकियों का आमंत्रण दे रहे हैं, विभिन्न प्रदेश की झांकियों का हम बुला रहे हैं और झांकियों के संदर्भ में हमने गोल्डन बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी दर्ज किया। तो निश्चित तौर पर कहीं न कहीं टीम का एक प्रयास, टीम की एक कोशिश और टीम का कहीं न कहीं भक्ति का भाव है और देवादेव महादेव उसको पूरा कर।
उत्तर प्रदेश सरकार ने महाकुंभ के तहत कैदियों को त्रिवेणी संगम के पवित्र जल में स्नान करने की अनुमति देने के लिए एक अनोखी पहल शुरू की है। ये कदम कैदियों के धार्मिक विश्वासों और भावनाओं का सम्मान करने के उद्देश्य से फरवरी को ये पहल जेल मंत्री द्वारा दारा सिंह चौहान की उपस्थिति में शुरू हुई, जिन्होंने लखनऊ के आदर्श जेल में प्रक्रिया की शुरुआत की। जो कुछ हम लोग कर पा रहे हैं आज पूरे प्रदेश में, जैसा प्रमुख सचिव जी ने बताया, चाहे भैया दूज का हो, चाहे दीपावली का हो, रक्षाबंधन का हो, विजयदशमी का हो, और मुझे याद है कि जब जेल में नवरात्र का समय था तो प्रमुख सचिव जी ने कहा कि सारे जितने भी हमारे बंदी कैदी हैं सबको जो है फलाहार की व्यवस्था की जाए, जिससे कम से कम ये भी अपना त्यौहार कायदे से मना सकें। और इसी नाते आज तो मैं इसलिए इस बात की प्रेरणा मुझे मिली कि आज पूरी दुनिया में और पूरी दुनिया के लोग इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के मार्गदर्शन में, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में आज प्रयागराज में संगम रोज पे दुनिया के लोग और दुनिया में एक इतिहास रचने का काम हमारा उत्तर प्रदेश किया है, जहां 55 करोड़ से ज़्यादा लोग वहां पे संगम में स्नान करके पुण्य के भागीदार बने हैं। और आज आप भी इस संगम रोज का, जहां गंगा जमुना सरस्वती मिलती हैं, वही का जो जल है आपके बीच में यहाँ पे आया है। और मेरे मन में भी आया कि आज दुनिया में तमाम सारे लोग और जितने लोग संगम में स्नान कर पाए हैं और जो नहीं कर पाए हैं, उनके मन में जो अकुलाहट है, सबके घर के बच्चे, परिवार के लोग कि आप तो चले गए, हम लोग तो कैबिनेट खाते चले गए, बाकी लोग भी 26 तक जाने की पूरी तैयारी कर कि हमें जाना चाहिए। बाकी जो बाहर हैं, जेल में नहीं है, बाहर हैं, वो तो अपने गाड़ी से, सवारी से, हर तरीके से पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन मेरे मन में है जो हमारे कैदी हैं, उनके मन में आस्था तो है, वो भी संगम में डुबकी लगाना चाहते हैं, लेकिन मजबूरी है कि आज वो चार दीवारी के अंदर जा नहीं सकते चाहने के बावजूद। इसलिए मेरे मन में ये बात आई कि सारे लोग जो बाहर हैं वो तो कहीं से दुनिया के किसी कोने में हैं, किसी तरीके से जहाज से, ट्रेन से, अपने सवारी से वहां पहुंच जाएंगे, भीड़ भाड़ चाहे कितने भी हो, यहाँ के लोग चले जाएंगे। लेकिन हमारे कैदी के मन में जो कुलाहट है वहां संगम में डुबकी लगाने की, चाहे कितना भी प्रयास कर लें, वहां पहुंच नहीं सकते। इसलिए हम लोगों ने सोचा, हमारे विभाग ने सोचा, हम प्रमुख सचिव, हम और डीजी सब लोग मिलकर के कि हम लोग प्रयागराज से संगम रोज का वह जल जिसमें डुबकी लगा के दुनिया के लोग पुण्य के भागीदार बन रहे हैं, हमारे प्रदेश के जो कैदी हैं वो भी उसी संगम के पानी में आज डुबकी लगा करके पुण्य के भागीदारी बने। इसलिए ऐसा प्रयास हम लोग कर पाए हैं। इसलिए इस अवसर को मैं पुनः आप सभी लोगों को बधाई देता हूं। और इस आज दुनिया में जो सम्मान बढ़ा है, सनातन के क्षेत्र में भी मैं देश के प्रधानमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, चूंकि आने से पहले मेरी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी से भी चर्चा हुई, उन्होंने बहुत तारीफ किया कि बहुत अच्छी पहल है। और ये दुनिया में तो हो ही रहा है पहली बार, इस देश में भी एक पहला उत्तर प्रदेश का कारागार डिपार्टमेंट है, जेल विभाग है, जहां पहली बार इस तरीके का काम की शुरुआत हुई है। इसलिए अपने प्रदेश चुनावों में चल रहे छत्तीसगढ़ पंचायत चुनावों में भाजपा ने जीत हासिल करने में आत्मविश्वास व्यक्त किया है और ये दावा करते हुए कि उसने पहले 2 चरणों में सबसे अधिक सीटें जीती हैं। भाजपा के पंचायत चुनाव सौरभ सिंह ने विकास के प्रति पार्टी की प्रतिबद्धता और लोगों के विश्वास पर जोर दिया और उन्हें विश्वास है कि पार्टी अंतिम
मतदान चरण में अपनी सफलता जारी रखेगी। करती थी कि बैलेट पेपर में अगर वोटिंग होगी तो हमारी बहुमत आएगी, तो बैलेट पेपर की वोटिंग में ही वो पीछे चल रहे हैं। कांग्रेस के नेताओं को पता नहीं है ये क्या हो रहा है, वो बता नहीं सकते ये फिगर्स क्या हैं करके। और पाटन में माननीय भूपेश बघेल जी के क्षेत्र में कल 4 की 3 जिला पंचायत क्षेत्र भारतीय जनता पार्टी का अधिकृत उम्मीदवार जीता है। नगरीय निकाय में वो साफ हो गए, यहाँ साफ हो गए। नेता प्रतिपक्ष जी के क्षेत्र का भी यही हाल है। जितने उनके नेता हैं उनके नेताओं का क्षेत्र का हाल है। कांग्रेस कहाँ चली गई ये समझ में नहीं आ रहा है। पर हमारे जो जमीनी स्तर के कार्यकर्ता जीत के आ रहे हैं, ये कांग्रेस के लिए आने वाले समय में कांग्रेस यहाँ से जमीन के स्तर पर अब समाप्त हो गई। ग्रामीण स्तर पर, नीचे के स्तर पर, पंच सरपंच के स्तर पर पूरे हमारे कार्यकर्ता जीत रहे हैं। कांग्रेस का कैडर, कांग्रेस के सिस्टम, कांग्रेस के सारे नेता वो सारे या तो घर में बैठ गए हैं, चाहे हतोत्साहित हो गए हैं, और वो कोई भी तरह से काम करने के लिए राजी नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है। सौरभ जी, 3 इंजन लग चुका है आपको। फ्री भी 1 रुपये चावल और जो महिलाओं का 2000, 3000, 2500 सुप्रीम कोर्ट तक चिंता जता चुका है कि लेबर नहीं मिल रहे, सब लोग मुफ्तखोर बना रहा है फ्री बीज। तो अब तो 3 इंजन हो गया, इस पर थोड़ी ध्यान देंगे क्या कि मुफ्तखोरी का आरोप न लगे आपके फ्री के सेवाओं से। जो प्रजातंत्र में व्यवस्था बनाई गई है, जिस प्रजातांत्रिक व्यवस्था के हम संग चल रहे हैं, ये वेलफेयर स्टेट है। ये सरकार जो चलती है, सरकार अंतिम व्यक्ति की व्यवस्था के लिए चलती है। भारतीय जनता पार्टी अंत्योदय के सिद्धांत पर चलती है, और हम अंतिम व्यक्ति का स्तर ऊपर उठाने के लिए अगर कुछ करना पड़ेगा तो जरूर करेंगे। पंचायत चुनाव पर परसों जब कांग्रेस ने अपना प्रेस वार्ता लिया, उसमें उन्होंने कहा कि बैलेट पेपर से जो चुनाव परिणाम आया, भारतीय जनता पार्टी जीत के दावे कर रहे हैं, वही जबकि इनके दावे खोखले हैं, और उन्होंने दावे गिनाए थे कि हम जीत कर आ रहे हैं। कांग्रेस ने अपना जीत का दावा किया। कांग्रेस अगर जीत का दावा कर रही है तो कांग्रेस बताए ना किस कहाँ पर वो कौन जीत रहा है। हम तो दावे के साथ हमारे अधिकृत प्रत्याशी के नाम के साथ आपको बता रहे हैं कि कौन कहाँ पर जीता है। हम आपको फास्टेस्ट रिपोर्ट बता सकते हैं कि कौन कहाँ पर जीता है। निर्दलीय भी कहाँ पर जीता है हमको पता है। हम बोल रहे हैं कितने निर्दलीय जीते हैं। उनके पास ना तो कोई सेल है, ना उनके पास कोई डाटा है। जब हमने बता दिया, जब हम ये क्लेम करने लगे कि हमको जनादेश मिला, तो वो आनंद फानंद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोल रहे हैं कि ऐसा है। उनको पता ही नहीं क्या हो रहा है। वो तो गए, वो हार मान के बैठ गए हैं। वो अपनी आंतरिक लड़ाइयों से तो पहले बाहर आ जाएं। तो कांग्रेस की सबसे बड़ी दुर्दशा का शिकार हो रही है, क्या लग रहा है? मोदी जी की गारंटी है, विष्णुदेव जी का सुशासन है, और जनता का भारतीय जनता पार्टी के ऊपर विश्वास है। देखिए, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। हम तो ये बोल रहे हैं कि हमारे अधिकृत प्रत्याशी हैं। आप डेटा उठा कर देख सकते हैं पारदर्शिता से कि हमारे कितने अधिकृत प्रत्याशी चुनाव जीते हैं। और जो अधिकृत प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी का जीता है, या भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता जीता है, बहुत सारी ऐसी सीटें थी जिस सीटों को हमारे 2-2 कार्यकर्ता लड़ रहे थे, तो हम फ्री छोड़ के रखे थे। उन सीटों पर भी हमारे कार्यकर्ता चुनाव जीते हैं। तो जब हमारे कार्यकर्ता जीते हैं तो कहाँ का खरीद फरोख्त, किस चीज की खरीद फरोख्त? कानूनी समुदाय प्रस्तावित संशोधनों का विरोध कर रहा है, जो अधिवक्ताओं अधिनियम 1962 में किए गए हैं। जो अधिवक्ताओं संशोधन विधेयक 2025 में पेश किए गए हैं। बार काउंसिल ऑफ इंडिया BCI ने कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल से उन प्रावधानों पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया है जो BCI की स्वायत्तता को कमज़ोर कर सकता है, विशेष रूप से सरकारी नामांकनों की नियुक्ति। लखनऊ के वकीलों ने विरोध किया और ये धमकी देते हुए कि यदि संशोधन वापस नहीं लिया गया तो दिल्ली संसद और राष्ट्रपति भवन को लक्षित करके इस मुद्दे को बढ़ाएंगे। ये नहीं है। अरे कर दो ना।
हम यहीं पर आ गए हैं, अंदर आ गए। अभी नहीं। केंद्र सरकार 2025 अधिवक्ता संशोधन बिल लेके आई, जिसके विरोध में अधिवक्ताओं का प्रदर्शन जारी है। अधिवक्ता मांग कर रहे हैं इस बिल को वापस किया जाए। हमारे साथ मौजूद है अधिवक्ता, उनसे बात करेंगे। जो आप लोगों का ये प्रदर्शन चल रहा है, किस वजह से है ये, आखिर क्यों? देखिए, जिस तरीके से सरकार ने ये बिल संशोधन लाए हैं, इससे वकीलों का बहुत ही हनन होने जा रहा है। चूंकि हम लोग ये बात समझते हैं, हम लोग वकीलों के नेता हैं, पदाधिकारी हैं, उपाध्यक्ष हैं, इसलिए हम लोगों ने कल ये तय किया था, लखनऊ बार एसोसिएशन समस्त कार्यकारिणी ने, कि हम लोग गांधी प्रतिमा घेरेंगे। और सरकार ने हम लोग को बहुत रोकने का प्रयास किया, मगर योगी बाबा की सरकार नाकाम रही। वकील आज़ादी की लड़ाई से लगा के आज तक क्रांतिकारी रहा है और क्रांतिकारी रहेगा। अजय जी, मुझे ये बताइए, जैसा कि जो संशोधन बिल है उसमें कह रही जो अराजकता फैलाते हैं उनको लाइसेंस निरस्त किया जाएगा। आखिर अगर आप ही लोग बीच में अगर कोई गलत है उसके लाइसेंस निरस्त करने की बात की जा रही, तो आखिर उसका विरोध क्यों? देखिए, लाइसेंस निरस्त करना है तो आप उसका चयनीकरण करिए। बिल संशोधन क्यों कर रहे हैं? बिल संशोधन करने से आज ये हम लोग को जो आप बता रहे हैं कि उनको निकालेंगे, आगे चल के ये सबको बहुत ही क्षति पहुंचाएंगे। हम लोग इस बात को समझते हैं, इसलिए हम लोग की समस्त लखनऊ बार की कार्यकारिणी ने कल ये तय किया था कि गांधी प्रतिमा हम लोग घेरेंगे। आज हम लोग ने इसको घेरा। योगी सरकार की पुलिस ने बहुत रोकना चाहा, मगर हम रुके नहीं। आज़ादी की लड़ाई से आज तक वकील क्रांतिकारी रहा है, और अगर अभी भी ये नहीं चेतेंगे तो हम लोग कल विधानसभा घेरने का काम करेंगे, और उसके बाद भी नहीं चेतेंगे तो हम लोग दिल्ली संसद घेरने का काम करेंगे। देखिए, हमारे साथ और भी अधिवक्तागण हैं, उनसे भी बात करेंगे। आखिर आप लोग क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इस बिल में एक प्रावधान ये भी है कि अगर कोई वकील अपना केस हार जाता है तो उसको फीस वापस करनी पड़ेगी, कंपनसेट करना पड़ेगा। जब दो ही पक्ष हैं तो एक न एक कोई हारेगा ही, एक न एक कोई जीतेगा ही। तमाम मंत्री नेता ऐसे वकील आज जो वकील थे आज मंत्री बन गए हैं, जो भी कई मुकदमे हारे होंगे अपने जीवन में, क्या उनको कोई कंपनसेशन है? तो ये अधिवक्ता खिलाफ कानून पूरा बिल है, इसको तुरंत वापस लेना चाहिए सरकार को, जिससे अधिवक्ताओं के मूल मौलिक अधिकारों का हनन कर रहे हैं, उनको रोजी रोटी पे उनका असर पड़ेगा। भाई, आप अगर दोषी हैं तो अगर पता है तो कैसे आदमी कोई आपका मुकदमा लड़ेगा? ये न्यायपालिका में बहुत बड़ा जो है सेंध मारने की कोशिश है। दूसरी चीज़ क्या है कि कोई भी वकील किसी भी मुलजिम का मुकदमा फिर नहीं लड़ेगा, अवॉइड करेगा उसको लड़ना। उससे न्याय मिलने के अधिकार में आम जनता को भी नुकसान होगा। जाहिर सी बात है, अधिवक्ताओं का दर्द है, जिसके खिलाफ वो जो है इस विधेयक, इस कानून के खिलाफ सड़क पर उतरे हैं, और साफ कहना कि अगर ये बिल वापस नहीं होगा इसकी लड़ाई और भी लड़ी जाएगी। हमारे साथ और भी अधिवक्ता हैं, उनसे बात करेंगे। मैं लखनऊ बार से उपाध्यक्ष हूँ। इस समय स्थिति ये है कि पूरा काला कानून ये लोग कर रहे हैं, मनमानी रवैया अपनाए हुए, चाहे एसडीएम हो या डीएम हो, किसी की कोई कहने के। अभी मैं आपको साक्षात नहीं करना, जो अजय ने सब चीज़ बता ही दी है। मैं मोबाइल पे एक दिखाना चाहता हूँ आपको। कल एक एसडीएम साहब ने निर्णय दिया और उसमें बिना कारण बताए उसको कैंसिल कर दिया। ये बताइए कहाँ की परंपरा है कि किसी को आप स्टे दे रहे हैं। स्टे देने का प्रावधान ये होता, आपने स्टे दे दिया, 1 लाख रुपए ले स्टे दे दिया, उसके बाद उसकी जल्दी डेट लगा रहे हैं, और उसके बाद जब वही ये एसडीएम सदर का है, और उसके बाद फिर वही क्या करता है, 2 दिन के बाद उधर से पैसा मिल जाता है। एक गरीब आदमी है, उसकी एक औरत है, वो ख़त्म हो चुकी है, उसका एक बच्चा है, न्याय नहीं मिल रहा। आज वहाँ पे लोग प्रॉपर्टी डीलर काम कर रहे हैं और एसडीएम से न्याय मांगने गए, देखिए उसमें 2-2 दिन की डेट लगा रहे थे, 20 दिन की। ये मैं जीता जागता उसका उदाहरण आपको दिखा। तानाशाही के खिलाफ कैसे आप लोगों का प्रदर्शन रहेगा? आखिर यही प्रदर्शन हम लोग कर रहे हैं कि इस तरह तानाशाही ये खत्म करनी चाहिए। इसको एक बार आप चाहे देख लीजिए, ये इस तरह का नहीं अगर मांगते हैं, अगर ये बैकवर्ड पे नहीं जाते हैं तो विधानसभा घेरेंगे, इसके बाद सदन घेरेंगे। मुख्यमंत्री का आज हम लोगों ने अल्टीमेटम दिया था, हम लोग कोर्ट से आज विधानसभा तक पहुंच गए हैं। इसके बाद दोबारा इनको मौका नहीं देंगे। इस बार विधानसभा घुसेंगे, उसके बाद संसद भवन तक हम लोग होंगे, उसके बाद राष्ट्रभवन भवन तक हम लोग जाएंगे। यह अधिवक्ता की लड़ाई में हम लोग पीछे हटने वाले नहीं हैं। जाहिर सी बात है, नाराज है अधिवक्ता। और भी मैं आपसे जरा अनुरोध करूंगा कि आप जरा कैमरा उस तरफ घुमाएं कि देखिए सरकार की क्या नीति है कि इतनी बड़ी बड़ी बैरिकेडिंग लगा दी गई है अधिवक्ताओं के विरुद्ध, जो कि एक प्रबुद्ध समाज है। शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग अपनी बात कर रहे हैं। शांतिपूर्ण अनशन और शांतिपूर्ण मांग के बाद भी सरकार यह संशोधन बिल वापस नहीं लेती है। हम अधिवक्ता लोग अनशन करेंगे, विधानसभा का घेराव करेंगे, आवश्यकता पड़े राष्ट्रभवन पर भी कब्जा करेंगे और निश्चित रूप से जाएंगे। हमारी रोजी रोटी पर यह हनन है, हमारे मौलिक अधिकारों पर यह हनन है, और देश का एक सम्मानित व्यक्ति हम कहे जाने देखिए, ये रोजी रोटी पर अधिकारों का हनन है, और जाहिर सी बात है नाराज हैं अधिवक्ता। अगर ये बिल वापस नहीं होता है तो इनका साफ कहना है विधानसभा कूच करेंगे। यहाँ भी नहीं अगर बात होती है तो राष्ट्रपति भवन और दिल्ली सदन का भी घेराव करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट मीडिया के साथ अनुज चौधरी, हॉर्नबिल टीवी, लखनऊ।
पूर्व पीसीसी अध्यक्ष धनेंद्र साहू ने बलौदा बाजार हिंसा हमले में भिलाई विधायक देवेंद्र यादव को दी गई जमानत पर टिप्पणी की और उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने पहले ये दावा किया था कि यादव के खिलाफ कोई आरोप साबित नहीं हुई। पंचायत चुनावों के संबंध में साहू ने ये बताया कि चुनाव पार्टी के आधार पर नहीं लड़े गए थे और लेकिन भाजपा स्वतंत्र प्रतिनिधियों की जीत को राजनीतिक रंग देने की कोशिश कर रही है। पहले भी देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी को लेकर के कांग्रेस ने नहीं कहा था कि उसके ऊपर कोई भी आरोप जो है साबित नहीं हुए हैं और इस परिस्थितियों में एक चुने हुए जनप्रतिनिधि को ईडी के द्वारा जेल में डाल दिया जाना ये उचित नहीं है। उसको तत्काल रिहा किया जाए। लगातार कांग्रेस के द्वारा मांग की जाती रही, लेकिन ये सरकार जानबूझ करके कांग्रेस के नेताओं को बदनाम करने के लिए, कांग्रेस के लोगों को प्रताड़ित करने के लिए झूठे आरोप लगा करके ये लोग जेल भेजने की कार्रवाई जिस तरह से किए और आखिर आज देवेंद्र यादव को न्याय मिला, सुप्रीम कोर्ट का न्याय मिला और आज ये सरकार आज कटघरे में खड़ी है कि इस तरह से ईडी का दुरुपयोग करके आज किसी भी व्यक्ति को, किसी भी नेताओं को जो परेशान करने का हमारा आरोप था, ये अपने आप प्रमाणित हो रहा है और ये बहुत दुर्भाग्यजनक स्थिति है इस प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की राजनीति का कि अपने राजनीतिक विरोधियों को ईडी के माध्यम से परेशान कर रही है, उनके चरित्र हनन कर रही है, आज उनको अपने दायित्वों से रोका जा रहा है। ये इस तरह की हरकतें पहली बार देश में हो रही है कि अपने राजनीतिक विरोधियों को आज उनका मुंह बंद कराने के लिए कि वो अपने दायित्वों का निर्वहन ना कर सके, इसलिए इस तरह की कार्रवाइयाँ भाजपा के द्वारा करी जा रही है, जो कि पूरी तरह से निंदनीय है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले से ये बातें साबित हो चुकी है। पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि पंचायती राज का जो चुनाव है ये किसी दलीय आधार पर चुनाव नहीं हो रहे हैं। किसी को कोई सिंबल राष्ट्रीय दलों का नहीं मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी इसके बावजूद भी जो जीते हुए जनप्रतिनिधि हैं, जो निष्पक्ष रूप से जीत के आए हैं, किसी पार्टी के आधार पर भी नहीं, ऐसे लोगों को भी वो उसका सरकारीकरण करने में, पार्टीकरण करने में लोग लगे हुए हैं। हम लोगों को बराबर रिपोर्ट मिल रही है। लोगों को उनकी राय जाने बिना उनको अपना भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में या विजयी प्रत्याशी के रूप में घोषित कर रहे हैं। हम लोग दबाव बना रहे हैं वहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधियों, विधायकों या मंत्रियों के द्वारा कि तुम अपने क्षेत्र में, अपने गांव में विकास कराना है तो आ जाओ हमारी पार्टी में। इस तरह से डरा धमका करके, दबाव बना करके उनको ज़बरदस्ती जो है अपनी पार्टी का सदस्य बता रहे हैं और अपनी जीत को इस तरह से बढ़ा चढ़ा करके बता रहे हैं। जब दलीय आधार पर चुनाव ही नहीं हो रहे हैं तो उनका आकलन का कौन सा मापदंड है? ये पूरी तरह से लोगों को गुमराह करने वाली झूठी जो है अपने पक्ष में प्रचार प्रसार करने की ये कोशिश मात्र है। कहीं भी जो है भारतीय जनता पार्टी का, हम लोग रही रायपुर जिला में देख लें, रायपुर जिला का जो पहला परिणाम आया है 9 सीटों में, 9 सीटों में 2 भाजपा के हाथ में नहीं है, मात्र 2 सीट भाजपा के हाथ में गई है 9 में से। ये तो राजधानी के पास के जिले में यही स्थिति है, अन्य और भी जिलों में स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। ये अभी जो दावे कर रहे हैं सिर्फ चुनावों को प्रभावित करने के लिए दावे कर रहे हैं। अभी के लिए इतना ही। दूसरे खबरों के लिए देखते रहें हॉर्नबिल टीवी।